बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। दुनिया वालों, मैं सबके सामने एतराफ़ जुर्म करता हूँ। मेरे जुराइम में ये पुलिस अफसर हमेशा शरीक रहा है। मेरे बाप राजा सफदर अली ने इस अफसर को बेटी की शादी के लिए 30 लाख रुपए दिए थे। तब से ये अफसर वर्दी पहनकर जुर्म करता आ रहा है और आज शाम इसी के ताउन से मैंने फरहाद की भांजी को अगवा करना चाहा था। वो अगवा ना हो सकी, खुद उसकी अपनी बेटी अगवा होकर यहाँ पहुँच गई है। पुलिस अफसर के इशारे पर चंद सिपाही राजा अफसर को पकड़कर उसका मुंह बंद कराना चाहते थे, लेकिन मैं उसे सिपाहियों से बचाता रहा। आखिर उसने बात पूरी कर ली। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया कि पुलिस अफसर और राजा अफसर अली को हिरासत में रखा जाए। हुक्म की तामील की गई, दोनों को हिरासत में ले लिया गया। इमरान ने शकीला से माइक लेकर कहा, मेरे कमिश्नर बाप को राजा सफदर अली की तरफ से इतना भत्ता मिलता है कि उस भत्ते ने मेरे बड़े भाई को अमेरिका पहुंचा दिया है और अब मैं भी लंदन में आला तालीम के लिए जाने वाला था। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मेरे बाप जैसे बाइख्तियार लोग हमारे मुल्क में कैसी अंधी कमाई करते हैं और किस तरह गरीब आवाम इंसाफ से महरूम होते जा रहे हैं। कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आकर कहा, बेशतर ओहदेदार अपनी औलाद का मुस्तकबिल शानदार बनाने के लिए रिश्वत लेते हैं। मैं भी यही चाहता था कि यहाँ से जितनी दौलत हासिल कर सकता हूँ करूँ, फिर अपनी औलाद के साथ यूरोप या अमेरिका में जाकर आबाद हो जाऊँ। लेकिन जवान बेटा मौत के मुंह में जा रहा हो तो मैं रिश्वत की दौलत और झूठी इज्जत लेकर क्या करूँगा। फिर वो चीख चीख कर बोला, मैं फरहाद अली तैमूर से मुखातिब हूँ, अपने जुराइम का एतराफ़ करता हूँ, उसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे बेटे की जान बख्श दे। मैं एलानिया कहता हूँ कि राजा सफदर अली ने फरहाद के बहनोई को कत्ल किया है और मेरे सामने कत्ल का एतराफ़ करते हुए वादा भी किया था कि अगर मैं कत्ल के उस केस को सामने आने से पहले ही दबा दूं तो वो अमेरिका में मेरे बड़े बेटे के अकाउंट में $10,000 जमा करा देगा। उसने अपना वादा पूरा किया और मैंने भी इस केस को चुपचाप ख़त्म कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस एतराफ़ के बाद अब मैं मुजरिम हूँ। मेरा बेटा मासूम है, उसे छोड़ दो, उसके हाथ से रिवॉल्वर ले लो, मेरी जान निकली जा रही है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया कि कमिश्नर से तहरीरी बयान लिया जाए। छत के सिरे पर खड़े हुए सूबाई सेक्रेटरी ने कहा, आज यहाँ खुद को बेबस देख कर यकीन हो गया है कि सिर्फ खुदा की खुदाई पायदार है, हमारी ज़मीन की खुदाई ना पायदार है। हमारा इक़्तिदार, हमारी ताकत, दौलत और इज़्ज़त किसी वक्त भी खाक में मिल जाती है। मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं भी राजा सफदर अली के जुराइम का राजदार हूँ। अगरचे फरहाद के बहनोई के कत्ल का चश्मदीद गवाह नहीं हूँ, लेकिन मुख्तलिफ जुराइम की पर्दा पोशी करता रहा हूँ, इसलिए इसे मुजरिम और कातिल कहता हूँ। इसे गिरफ्तार किया जाए। फरहाद ने इसकी गिरफ्तारी के लिए जो मोहलत दी है उसमें सिर्फ 40 मिनट रह गए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने खला में दाएं बाएं देखते हुए कहा, यहाँ जुर्म का एतराफ़ करने वाले फरहाद का जिक्र कर रहे हैं और छत पर खड़े हुए 3 अफराद ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसे उनका दिमाग खुद उनके बस में ना हो, किसी ने जादू टूना किया हो। अगर इसे टेलीपैथी कहते हैं तो फरहाद कहाँ है? अगर यहाँ है तो प्लीज़ मुझसे गुफ्तगू करे। उसने खामोश होकर जवाब का इंतज़ार किया, फिर कहा, मैं कैसे यकीन करूं कि ये तीनों टेलीपैथी के ज़रिए कैदी बनाए गए हैं जबकि फरहाद तो यहाँ नहीं है। फिर उसने बुलंद आवाज़ में कहा, मिस्टर फरहाद, मैं इंसाफ करूँगा, कातिल को गिरफ्तार करूँगा, लेकिन तुम्हारे बहनोई के कत्ल का यहाँ कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। तुम गवाही और सबूत के बगैर राजा सफदर की गिरफ्तारी का मुतालबा ना करो। सलमान ने सूबाई सेक्रेटरी की ज़ुबान से पूछा, क्या हम जैसे बड़े बड़े ओहदेदारों की गवाही काफ़ी नहीं है जबकि हम राजा सफदर के जुराइम में शरीक रहे हैं? तुम्हारे जैसे मोतबर लोगों की गवाही पर राजा सफदर का मुहासबा किया जा सकता है, उसके खिलाफ तफ्तीश हो सकती है, लेकिन इतने बड़े आदमी को सबूत के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राजा अफसर सिपाहियों के दरमियान हिरासत में था। वो अचानक ही हिरासत से निकलकर भागता हुआ कोठी के अहाते में आया। मैंने लैला से कहा, तुम शकीला के रिवॉल्वर को राजा अफसर के पास फेंक दो। शकीला ने लैला की मर्जी के मुताबिक छत पर से रिवॉल्वर को फेंका। मैंने राजा अफसर से उसे कैच करवाया। फिर राजा अफसर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा, आप फरमाते हैं सबूत और गवाही के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस वक्त मेरे दिमाग पर फरहाद सवार है, ये इस रिवॉल्वर के ज़रिए मेरे हाथ से मुझे कत्ल कर रहा है। मेरे कत्ल के बाद आप किस कातिल को गिरफ्तार करेंगे? आपके पास क्या सबूत है कि मुझे फरहाद कत्ल कर रहा है? यहाँ कौन चश्मदीद गवाह फरहाद को कत्ल करते देख रहा है? वो रिवॉल्वर को अपनी कनपट्टी से लगाकर बोला, जनाब मजिस्ट्रेट साहब,
मेरे बाद ऊपर छत पर खड़े हुए तीनों अफराद भी आपके सामने कत्ल होंगे। उनके बाद मेरा दूसरा भाई और उसके बाद मेरा बाप राजा सफदर अली कत्ल होगा। ये जानते हुए भी कि कातिल फरहाद है, आप उसे सबूत और गवाही के बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। मेरे बाप को रिश्वतखोर ओहदेदार बचाते हैं, फरहाद को टेलीपैथी बचाएगी और आप कत्लो खून रेजी का तमाशा देखते रहेंगे। पुलिस के एक आला अफसर ने कहा, हमाकत ना करो, रिवॉल्वर फेंक दो, तुम्हारा कत्ल नहीं हो रहा है, तुम खुदकशी कर रहे हो। जब एक के बाद एक कत्ल होते रहेंगे तो तुम कत्ल की कितनी वारदातों को खुदकशी का नाम देते रहोगे। ठीक है, हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, पहले तुम रिवॉल्वर फेंक दो। रिवॉल्वर की फिक्र ना करो, ये 15 मिनट बाद चलेगा, क्योंकि ठीक 15 मिनट बाद 10 बजेंगे और ठीक 10 बजे फरहाद की दी हुई 4 घंटों की मोहलत ख़त्म हो जाएगी। मोहलत ख़त्म होने के बाद इन बेगुनाहों को कत्ल करना कहाँ की दानिशमंदी है। फरहाद का बहनोई भी बेगुनाह था, उसे कत्ल करना कहाँ दानिशमंदी थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आला हुदेदारान से मशवरे करने लगा। एक ने कहा, फरहाद के पास राजा सफदर की हर गलती का जवाब मौजूद है। दूसरे ओहदेदार ने कहा, 10 बजने के लिए सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, पहले किसी भी तरह मोहलत की मुद्दत बढ़वाई जाए, वरना ये कत्ल करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, बेबसी से देखते रह जाएंगे। पुलिस के एक आला अफसर ने कहा, भाई ये सब खोखली धमकियां हैं, क्या कत्ल करना इतना आसान है, वो भी हम पुलिस वालों के सामने। एक ने कहा, ऑफिसर मालूम होता है आप टेलीपैथी के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते, बेहतर है हम ये 9 मिनट ज़ाया ना करें, फरहाद से थोड़ी मोहलत और मांग लें। एक ओहदेदार ने बुलंद आवाज़ में कहा, मिस्टर फरहाद, हमें तुम्हारा मुतालबा मंजूर है, हम राजा सफदर को गिरफ्तार करेंगे, हमें उसे तलाश करने की मोहलत दो। जो मोहलत दी गई थी उतनी देर में फरहाद यूरोप से पाकिस्तान पहुंच गया है और तुम एक ही शहर में रहने वाले बदनाम मुजरिम को गिरफ्तार ना कर सके। फ़राइज़ की अदायगी को पसे पुश्त डालकर बहाने करना और मुजरिमों को पनाह देना तुम लोगों को खूब आता है। फरहाद भी ऐसे सारे हथकंडे जानता है। वो खून के बदले खून करेगा और एक खून करेगा तब दूसरी बार राजा सफदर को गिरफ्तार करने की मोहलत देगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा, राजा अफसर हमारे जवाब में तुम ना बोलो, फरहाद को बराह रास्त हमसे बातें करने दो। राजा अफसर ने कहा, अब बातें करने का वक्त कहाँ रहा, घड़ी देखो, सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं। देखो मैं अभी तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, अब 3 मिनट रह गए हैं, अब 2 मिनट, इसके बाद ये बोलने वाला हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। देखो वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। पुलिस के आला अफसर ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे पकड़ो, रिवॉल्वर छीन लो। सिपाहियों के आगे बढ़ने से पहले ही छत पर से सूबाई सेक्रेटरी ने कहा, इसे रोकोगे तो हमारे रिवॉल्वरों से गोलियां चलेंगी और हमारी जानें जाएंगी। क्या एक को बचाने के लिए 3 को मरते देखना चाहते हो? मजिस्ट्रेट ने सिपाहियों को रुकने का हुक्म दिया। उसी वक्त मोहलत का आखिरी सेकंड गुजर गया। राजा अफसर ने ट्रिगर को दबा दिया, फिर तड़प कर उछल कर जमीन पर गिर पड़ा। ठाई की आवाज के बाद गहरी खामोशी छा गई। भीड़ लगाने वाले कोठी के करीब जाकर लाश देखना चाहते थे, मगर पुलिस वाले उन्हें रोकने लगे। थोड़ी देर तक अफरा तफरी रही, फिर सलमान ने स्पीकर के जरिए कहा, मेरे दोस्तों, मासूम शहरियों, ये इब्तदा है। अब ये तमाशा दुनिया देखेगी कि अंधेर नगरी में मजलूम अवाम को इंसाफ कैसे मिलता है। ये तमाम जिम्मेदार अफसरान 2 में से एक काम करेंगे, अभी नाअहली का एतराफ़ करके इस्तीफ़ा देंगे, अपनी वर्दियां उतार देंगे या फिर अगले 4 घंटों में राजा सफदर अली को गिरफ्तार करके सजाए मौत देंगे। दूर खड़े हुए लोग एक आवाज़ होकर कहने लगे, नाअहल अफसरान हाय हाय, रिश्वतखोर अफसरान हाय हाय। सलमान ने सेक्रेटरी के ज़रिए कहा, अब से 4 घंटे यानी रात के 2 बजे तक मोहलत दी जाती है। अगर इन्होंने राजा सफदर अली को गिरफ्तार ना किया तो उसका दूसरा बेटा अपनी जान से जाएगा। आपसे गुजारिश है कि अपने अपने घरों में जाकर आराम करें। ठीक 2 बजे यहाँ आकर देखें, यहाँ राजा सफदर मरने के लिए आएगा या फिर उसका बेटा। वो एक ज़रा तवक्कुफ से बोला, दूसरे बेटे की मौत के बाद कानून के मुहावजों पर से एतमाद उठ जाएगा। फरहाद अली तैमूर आज सुबह 6 बजे खुद राजा सफदर अली को गिरफ्तार करके लाएगा और आपके सामने उसे सजाए मौत देगा। कमिश्नर के बेटे इमरान ने सुल्ताना की मर्जी के मुताबिक कहा, जब तक कातिल अपने अंजाम को नहीं पहुंचेगा हम तीनों यहाँ कैदी बनकर रहेंगे। ये ना समझा जाए कि राजा सफदर के इबरतनाक अंजाम के बाद इस कोठी के किसी फर्द को गिरफ्तार किया जा सकेगा। फरहाद के तमाम टेलीपैथी जानने वाले नाअहल और फरेबी अफसरान की औलादों और दूसरे अजीज़ों के दिमागों में जगह बना रहे हैं। फरहाद की बहन या उसके बच्चों को कोई आंख भी दिखाएगा तो उसके प्यारों की, उसकी औलादों की आंखें निकाल ली जाएंगी। सेक्रेटरी ने कहा, इस कोठी के अहाते में सिर्फ 4 सिपाही आकर राजा अफसर की लाश ले जा सकते हैं। इसके बाद कोई यहाँ कदम ना रखे। हम छत पर से कोठी के अंदर जा रहे हैं।
جانے سے پہلے میں عوام سے کہتا ہوں کہ آج فرحاد نے جو عدالت بہن کے دروازے پر قائم کی ہے اس کے دروازے آپ کے لیے کھلے رہیں گے۔ جسے انصاف نہیں ملے گا اسے 4 گھنٹے کے اندر اس عدالت سے انصاف مل جائے گا۔ تمام لوگ فرحاد زندہ باد کے نعرے لگانے لگے۔ اعلیٰ عہدیداران ایسے وقت عوام کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جلدی جلدی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر جانے لگے۔ صرف پولیس والے رہ گئے کیونکہ رات کے 2 بجے پھر صبح 6 بجے وہاں عدالت لگنے والی تھی۔ راجہ افسر علی کی موت نے تمام مغرور عہدیداران اور مجرموں کی سرپرستی کرنے والے افسران کو یقین دلا دیا تھا کہ فرحاد اپنے بہنوئی کے قتل کے معاملے میں 1 سیکنڈ کی بھی مہلت اور رعایت نہیں دے گا۔ رات کے 2 بجے اور صبح 6 بجے قاتل اور اس کا دوسرا بیٹا اپنے بھیانک انجام کو ضرور پہنچیں گے۔ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا اور تمام عہدیداران سے کہہ دیا تھا، آپ سب کو جب یہ یقین ہو گیا ہے کہ قاتل فرحاد کے ہاتھوں صبح مارا جائے گا تو بہتر ہے خود اس قاتل کو گرفتار کر کے اپنا نام روشن کریں۔ ایک عہدیدار نے کہا، ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے۔ فرحاد نے جس طرح شکیلہ اور عمران کو یرغمال بنایا ہے اسی طرح ہمارے بچوں کے لیے بھی مصیبت بن جائے گا۔ پولیس کے اعلیٰ افسر نے کہا، میں نے 12 افسروں کو ان کے سپاہیوں کے ساتھ راجہ صفدر کی تلاش میں روانہ کیا ہے۔ کچھ بھی کرو اسے جلد سے جلد گرفتار کرو۔ وہ جتنا با اثر ہے اتنا ہی ہمارے لیے درد سر بن گیا ہے۔ اس ایک شخص کو بچانے کے لیے ہم رشوت خور اور نااہل کہلانا منظور نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں نے سنا صوبائی سیکرٹری صاحب ہمارے خلاف اور فرحاد کی حمایت میں بول رہے تھے۔ وہ ٹیلی پیتھی کے دباؤ میں تھے۔ کچھ بھی ہو ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ فرحاد اپنی بہن کے دروازے پر عوامی عدالت قائم کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ہم اپنے اختیارات کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو وہ اسی طرح لوگوں کے سامنے ہماری انسلٹ کرے گا۔ راجہ صفدر اپنی حماقت سے یہ ہم پر مصیبت لے آیا ہے۔ سنا ہے فرحاد سپر پاور کے خلاف بہت مصروف رہتا ہے، اسے ادھر آنے کی فرصت نہیں ملتی۔ بہنوئی کے قتل نے اسے آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے قاتل کو سزائے موت دینے کے بعد وہ چلا جائے گا، ہمیں اس سے نجات مل جائے گی۔ میجسٹریٹ نے پولیس کے اعلیٰ افسر سے کہا، پلیز آپ راجہ صفدر کو صبح سے پہلے کسی طرح بھی گرفتار کریں، اسے فرحاد کے حوالے کریں۔ اعلیٰ افسر ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ کرنے لگا۔ ٹرانسمیٹر کے اسپیکر سے باری باری مختلف افسروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ جن خفیہ اڈوں پر چھاپے مارنے گئے تھے وہاں سے رپورٹ سنا رہے تھے کہ راجہ صفدر کسی اڈے میں نہیں ہے، اس کے خاص ماتحت کو حراست میں لے لیا گیا ہے، لیکن وہ بھی اپنے باس کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ دوسرے پولیس افسر نے کہا، میں نے راجہ صفدر کے بڑے بیٹے راجہ اکبر علی کو گرفتار کیا ہے۔ وہ قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے کہ اسے اپنے باپ کی روپوشی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اعلیٰ افسر نے کہا، راجہ اکبر علی سے بولو ٹھیک 2 بجے اس کی موت ہے، اگر باپ گرفتار ہوگا تو فرحاد بیٹے کو زندہ چھوڑ دے گا۔ سر میں یہ ساری باتیں اسے بتا چکا ہوں، یہ کہتا ہے اسے حراست میں نہ رکھا جائے، باپ کو تلاش کرنے کا موقع دیا جائے، اسے آزادی سے تلاش کرنے دو، تم اس کے ساتھ رہو۔ میں ان کے درمیان تھا، ان کی مصروفیات کو سمجھ رہا تھا۔ پھر میں راجہ اکبر علی کے پاس آیا۔ پولیس افسر اس کی ہتھکڑی کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم اسے تلاش کرنے کے لیے جہاں بھی جانا چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ وہ سوچنے لگا، 2 خفیہ پناہ گاہیں ایسی ہیں جن کے بارے میں صرف میں جانتا ہوں، وہاں پولیس والوں کو بھی نہیں لے جاؤں گا۔ پھر وہ بولا، آپ مجھے تنہا جانے دیں ورنہ میں جہاں جاؤں گا وہاں ڈیڈی کو پہلے سے معلوم ہو جائے گا کہ میں پولیس والوں کے ساتھ آ رہا ہوں۔ اس کی باتوں کے دوران میں نے دونوں خفیہ پناہ گاہوں کا پتہ معلوم کر لیا، پھر پرل کانٹیننٹل کے ایک کمرے میں حاضر ہو گیا۔ میں یہاں اینٹنی پاولیا کی حیثیت سے قیام کر رہا تھا۔ میں نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے راجہ صفدر علی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ گاڈ فادر کے خاص وفادار اینٹنی پاولیا سے ضرور باتیں کرے گا اور اس سے تحفظ مانگے گا، لیکن وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کال کا جواب نہیں دیا تھا۔ اگر وہ پولیس افسر راجہ اکبر کے ساتھ اس کی خفیہ پناہ گاہوں میں جانے کے لیے بضد رہتا تو کام بگڑ جاتا، وہ کمبخت وہاں سے بھی فرار ہو جاتا۔ میں ہوٹل کے کمرے سے باہر آیا، وہاں سے کرائے کی ایک گاڑی لی، پھر تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا شادرہ کی طرف چل پڑا۔ اگرچہ میں برسوں بعد آیا تھا، لاہور اتنا بدل گیا ہے کہ پرانا لاہور کہیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن داتا دربار کے پاس سے گزرتے ہوئے وہی برسوں پرانے راستے اور مکانات نظر آنے لگے۔ راوی کے پل پر پہنچتے ہی ٹیلی پیتھی کی ابتدا یاد آ گئی۔ اسی راوی کے کنارے میں نے مہینوں ریاضت کی تھی، خیال خوانی سیکھنے کے لیے کتنے ہی اہم مراحل سے گزرتا رہا تھا۔ اس دریا نے میرے اندر ایسی روانی پیدا کر دی تھی
کہ میں آج بھی دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک رواں دواں رہتا تھا۔ میرے اندر راوی کبھی سوکھتا نہیں ہے، ہر لمحے جوان اور بھرپور رہتا ہے۔ میں نے مقبرہ جہانگیر کے بیرونی پھاٹک کے سامنے گاڑی روک دی۔ آگے تیسری گلی میں ایک چھوٹا سا پختہ مکان تھا۔ آس پاس گلیوں میں سناٹا تھا۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ میں نے اس پختہ مکان کے سبز دروازے پر دستک دی۔ راجہ اکبر کی سوچ نے بتایا تھا کہ تیسری گلی میں سبز رنگ کے دروازے والے مکان میں اس کا باپ اپنی ایک داشتہ کے پاس مل سکتا ہے۔ یہ اس کے باپ کا نیا اڈا تھا۔ بیٹے کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا۔ دوسری دستک پر کسی نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ دروازہ کھلوانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں پوچھنے والی کے پاس مکان کے اندر پہنچ گیا۔ وہ جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا خالد حمید صاحب یہاں رہتے ہیں؟ نہیں، یہاں کوئی خالد حمید نہیں رہتا۔ شکریہ، آپ کو زحمت دی، معافی چاہتا ہوں۔ میں قدموں کی آواز پیدا کرتا ہوا واپس جانے لگا۔ وہ دروازے سے کان لگا کر سن رہی تھی۔ اس کی سوچ نے بتا دیا کہ راجہ صفدر اس کے پاس نہیں ہے، پچھلے 2 دن سے لاپتہ ہے، اس کی کوئی خبر نہیں مل رہی ہے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس عورت کی سوچ میں سوال کیا، وہ اچانک لاپتہ کیوں ہو گیا ہے؟ اس کی اپنی سوچ نے جواب دیا، بہت بڑا شریف بدماش ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا کہاں مرتا کھپتا رہتا ہے۔ میرے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ ہر ماہ کی 10 تاریخ کو مجھے 20,000 دے دیتا ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، آج 11 تاریخ ہے، کل 10 تاریخ گزر گئی، وہ 2 دن سے نہیں آیا ہے، پھر 20,000 کیسے ادا ہو گئے؟ اس کی سوچ نے کہا، کل شادرہ ریلوے اسٹیشن کا سگنل مین آیا تھا، اس نے 20,000 دیتے ہوئے کہا تھا، راجہ صاحب نے یہ رقم دی ہے اور تاکید کی ہے کہ کوئی بھی آ کر پوچھے تو کہہ دینا راجہ صاحب ادھر نہیں آتے ہیں۔ میں نے اس سگنل مین کا نام معلوم کیا۔ وہ عورت 20,000 کی خوشی میں اس کا نام پوچھنا بھول گئی تھی۔ میں نے اس کی یادداشت کو کریدنا شروع کیا، شاید اس کی کوئی چھوٹی موٹی سی پہچان ہو۔ آخر اسے یاد آیا کہ سگنل مین نے بائیں کلائی میں منت کے کڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے کار کو سٹارٹ کیا، پھر اسے ڈرائیو کرتے ہوئے ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے لگا۔ ڈرائیونگ کے دوران ایک ذرا راجہ اکبر کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ وہ پولیس افسر کے ساتھ اسی مکان کی طرف آ رہا تھا جہاں سے میں واپس جا رہا تھا۔ میں نے مین روڈ کے کنارے گاڑی روک دی، ریل کی پٹریوں کو پار کرتا ہوا سگنل کیبن کے پاس آیا، پھر سیڑھی پر چڑھتا ہوا اوپر کیبن میں جا پہنچا۔ وہاں ایک شخص لکڑی کے تختے پر ٹیلی فون کے پاس سو رہا تھا۔ آہٹ سنتے ہی اٹھ کر بولا، کون ہے؟ میں نے دروازے پر آتے ہی اس کی بائیں کلائی میں منت والے کڑے دیکھ لیے۔ اس نے مجھے دیکھ کر پوچھا، صاحب آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ ہاں، معمولی سا کام ہے، مجھے راجہ صفدر علی سے ملوا دو۔ وہ پہلے تو چونک گیا، پھر سنبھل کر بولا، میں کسی راجہ کو نہیں جانتا، آپ مجھ سے پوچھنے کیوں آئے ہیں؟ میں نے اسے بت کی طرح ساکت بٹھا دیا۔ اس کی سوچ بتانے لگی، وہ واقعی کسی راجہ صفدر کے نام کو نہیں جانتا تھا۔ پرسوں رات کو ایک شخص معمولی لباس میں اس سے ملنے آیا تھا۔ اس نے کہا، سنا ہے تم جس ریلوے کوارٹر میں رہتے ہو اسے کرائے پر دینا چاہتے ہو؟ سگنل مین نے کہا، میں ایک آدمی سے 100 روپے ایڈوانس لے چکا ہوں، وہ 1 ہفتے بعد وہاں آ کر رکے گا۔ اس شخص نے اسے 1,000 روپے دیتے ہوئے کہا، یہ پیشگی ہے، جس سے 100 روپے لیے ہیں اسے وہ واپس کر دو، وہ کوارٹر مجھے رہنے کے لیے دو، میں بہت ضرورت مند ہوں۔ سگنل مین نے لالچ میں آ کر وہ ریلوے کوارٹر اسے رہنے کے لیے دے دیا۔ وہ ایک کمرے کا مکان تھا۔ راجہ صفدر علی نے سوچا ہوگا، اس جیسے بے انتہا دولت مند آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے شادرہ کے ریلوے کوارٹر میں کوئی نہیں آئے گا اور وہ ایک معمولی آدمی کی حیثیت سے وہاں چھپا رہے گا۔ دوسرے دن 10 تاریخ کو اس نے سگنل مین سے کہا، میرے پاس ایک عورت کی امانت ہے، کیا تم اسے لے جا کر پہنچا دو گے؟ بے شک پہنچا دوں گا۔ اس نے کاغذ کا ایک بنڈل دیا، اسے اپنی داشتہ کے گھر کا پتہ بتایا۔ اس گھر کو سبز دروازے کے ذریعے پہچاننا آسان تھا۔ اس شخص نے تاکید کی تھی کہ وہ کاغذ کا بنڈل کھول کر نہ دیکھے۔ سگنل مین ایماندار تھا، امانت میں خیانت کرنا گناہ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے کچھ دیکھے سمجھے بغیر وہ امانت پہنچا دی۔ اس عورت نے دوسرے کمرے میں جا کر وہ بنڈل کھول کر دیکھا ہوگا، واپس آئی ہوگی تو بہت خوش تھی، اسے چائے یا ٹھنڈا پینے کے لیے کہا، پھر پوچھا، راجہ صاحب کہاں ہیں؟ سگنل مین نے کہا تھا، میں کسی راجہ صاحب کو نہیں جانتا، ایک شریف آدمی نے یہاں امانت پہنچانے کو کہا، میں نے پہنچا دی۔ اب سگنل مین سوچ رہا تھا کہ اس عورت نے بھی کسی راجہ صاحب کو پوچھا تھا، اور یہ آدمی جو ابھی میرے کیبن میں آیا ہے یہ بھی راجہ کا نام لے رہا ہے، اور میرے کرایہ دار نے اپنا نام مجھے محمود بھٹی بتایا ہے۔
मैं समझ गया कि महमूद भट्टी के पीछे मेरा मुजरिम छुपा हुआ होगा। मैं कैबिन से नीचे आकर रेल की पटड़ियां पार करता हुआ अपनी कार की पिछली सीट पर बैठ गया। फिर सिग्नल मैन को उसकी जगह से उठवा दिया। वो कैबिन से बाहर आया, फिर रेलवे क्वार्टर की तरफ जाने लगा। मैंने उसके दिमाग को इस हद तक ढील दी कि वो अपने क्वार्टर के रास्ते को पहचानते हुए चले, क्योंकि मैं रास्ता नहीं जानता था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। सहमा हुआ आदमी कभी पहली दूसरी दस्तक पर आवाज नहीं देता, फिर रात के इस हिस्से में तो वो दस्तक उसके अंदर धमाका कर रही होगी। जब वो सिग्नल मैन दरवाज़ा पीटने लगा और कहने लगा, भट्टी साहब दरवाज़ा खोलो, बहुत ज़रूरी काम है। सिग्नल मैन की आवाज़ सुनकर वो दरवाजे के करीब आया, फिर बोला, क्या बात है, इतनी रात को क्यों आए हो? मैंने सिग्नल मैन को खामोश रहने दिया। उसने पूछा, जवाब दो, मेरी नींद ख़राब करने क्यों आए हो? मैंने उस आवाज़ और लहजे के ज़रिए उसके दिमाग में पहुंचना चाहा। पता चला वो लहजा बदल कर बोल रहा है। सिग्नल मैन ने मेरी मर्जी के मुताबिक रोते हुए कहा, भट्टी साहब मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे अस्पताल ले जाने के लिए 200 रुपये की सख्त ज़रूरत है। वो झुंझला कर बोला, लानत है, इतनी सी बात के लिए मेरी जान निकाल दी। ठहरो, मैं रुपए लाता हूँ। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। पहले अंदर तारीकी थी, फिर बल्ब रोशन हो गया। ज़रा इंतज़ार करना पड़ा, फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, दीवार के पास आओ और हाथ बढ़ाकर रकम ले लो। वो मुतमिन होने के बावजूद दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता था। छोटे से आंगन की दीवार बहुत नीची थी। मैंने सिग्नल मैन के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाया। वो उछलकर दीवार पर बैठ गया। राजा सफदर अली एकदम से घबरा कर यूं पीछे हटा जैसे मौत दीवार पर आ बैठी हो। उसने पूछा, तो तुम दीवार पर कैसे चढ़ गए हो? वो अंदर आंगन में कूद गया। राजा सफदर भाग कर कमरे का दरवाज़ा बंद करना चाहता था। सिग्नल मैन ने एक लात मारी। दरवाज़ा बंद होते होते खुल गया। वो अच्छा खासा सेहतमंद था। सिग्नल मैन को मार पीट कर निकल जाना चाहता था, लेकिन 2-4 कराटे के हाथ पड़े तो वो चकरा गया। सिग्नल मैन उसकी गर्दन दबोच कर रोशन बल्ब के सामने ले आया। मैंने आंखों में झांक कर देखा तो दिमाग का रास्ता खुलता चला गया। फिर मैंने उसे उसके ज़रिए एक तरफ फेंकते हुए उसके दिमाग में जाकर कहा, अपनी आवाज़ और लहजा छुपाओ, मौत हर हाल में अपने वक्त पर आ ही जाती है। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बोला, नहीं, तुम मेरे दिमाग में नहीं हो। मैं 3 रातों से तुम्हें ख्वाबों में देखता आया हूँ। ये भी एक ख्वाब ही है। सिग्नल मैन ने कहा, अपने मुंह पर जूता मारो, पता चल जाएगा कि तुम सो रहे हो या जाग रहे हो। मैंने उसे अपने ही हाथों जूता खाने पर मजबूर कर दिया। मुंह पर जूता पड़ते ही तकलीफ से बोला, मैं जाग रहा हूँ, मगर यह टेलीपैथी क्या चीज़ है? सिग्नल मैन मेरी पिटाई कर रहा है और फरहाद मेरे दिमाग में बोल रहा है। मेरे खुदाया, अगर यह सच है तो इसे झूठ बना दे। मैंने उसे छोड़कर तमाम आला ओहदेदारान और पुलिस अफसरान को बारी बारी मुखातिब किया। आपका जो फ़र्ज़ था उसे मैंने पूरा किया है। राजा सफदर अली को उसकी कब्र से ज़िंदा निकाल लाया हूँ। वो 2 बजे से पहले मेरी बहन के दरवाजे पर पहुँचेगा। आप हजरात तशरीफ़ ले आएँ। फिर मैंने सलमान से कहा, लैला और सुल्ताना के साथ उन कैदियों को फिर से संभाल लो। माइक के ज़रिए ऐलान करो कि कातिल गिरफ्तार हो गया है और गिरफ्तारी का सेहरा किसी भी कानून के मुहाफिज के सर नहीं है। उस कातिल को 1 घंटे के अंदर अंदर सज़ा मिलेगी। फिर मैंने शाहीना से कहा, मेरी बहन जाने फरहाद, मैं तुम्हारा सुहाग वापस तो नहीं ला सकता, कातिल को ला रहा हूँ। तुम उसकी जैसी मौत चाहोगी वैसी ही मौत उसे मिलेगी। मैं अभी उसे ला रहा हूँ। इसके बाद मैं राजा सफदर के पास आया। वो क्वार्टर से निकल गया था और अब गुजरांवाला जाने वाली सड़क पर भाग रहा था। मैंने उसे पलट दिया। वो अबाउट टर्न होकर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मेरी कार के पास आया, फिर दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। मैंने पिछली सीट से कहा, शाबाश, आगे चलो, पीछे मौत चलेगी। उसने घबरा कर पीछे देखा, फिर चौंक कर बोला, मिस्टर एंटनी पाउलिया, तुम हो? थैंक्स गॉड, तुम मेरे बहुत ही बुरे वक्त में सहारा बनकर आए हो। प्लीज़ मुझे ऐसी जगह पहुंचा दो जहां टेलीपैथी ना पहुंचती हो। मैं ऐसी ही जगह तुम्हें पहुंचाऊंगा। गाड़ी स्टार्ट करो। उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मैं एंटनी की दाढ़ी मूछें चेहरे से हटाकर खिड़की से बाहर फेंकने लगा। वो लाहौर से दूर जाने के लिए गाड़ी को मोड़ना चाहता था। मैंने उसे मुड़ने नहीं दिया। वो परेशान होकर बोला, मैं गाड़ी कहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन ये किसी और समत जा रही है। जाने दो, ये तुम्हारी निजात के रास्ते पर जा रही है। मैंने सुनहरे बालों वाली विग सर से उतार कर बाहर फेंक दी। रुमाल से चेहरे का आर्जी मेकअप पोंछने लगा। उसने कई बार पलट कर कुछ कहना चाहा। मैंने उसे पीछे देखने नहीं दिया।
वो तेज़ी से ड्राइव करता जा रहा था और परेशान हो रहा था कि शहर में क्यों आ गया है। फिर गुलबर्ग के रास्ते पर आकर परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि लिबर्टी मार्केट से परे शाहीना की कोठी थी। उसने कोठी से कुछ फासले पर गाड़ी रोक दी। मैं पिछली सीट से बाहर आ गया, दरवाजे को बंद कर दिया। वो ड्राइव करता हुआ आगे जाने लगा। कोठी के सामने दूर तक लोगों के सर ही सर नजर आ रहे थे। सब लोग कातिल का अंजाम देखने आए थे। पुलिस वालों ने कातिल की गाड़ी रोक दी। आगे किसी गाड़ी के जाने का रास्ता नहीं था। पुलिस ने घेरा डाल रखा था। राजा सफदर कार से निकलकर एक कोठी के अहाते की दीवार पर चढ़ गया। फिर बुलंद आवाज से बोला, मैं राजा सफदर अली हूँ, मुझे देखो, मैं फरहाद के बहनोई का कातिल हूँ और अपने इबरतनाक अंजाम का मंजर तुम्हें दिखाने आया हूँ। एक पुलिस अफसर ने रिवॉल्वर निकाल कर कहा, खबरदार राजा सफदर, तुम निशाने पर हो, हमसे बचकर नहीं जा सकोगे। राजा सफदर ने कहा, इस चिड़ी मार को देखो, जब कातिल खुद गिरफ्तार होने आया है तो ये अपनी झूठी फर्शनासी दिखा रहा है। सब लोग अफसर पर हंसने लगे। राजा सफदर ने कहा, लोगों, मैं मकतूल के दरवाजे पर जा रहा हूँ, अगर कोई मेरा रास्ता रोके तो तुम सब उसे रोकने ना देना। मैं पुलिस वालों से भी कहता हूँ, उनकी कारकर्दगी दिखाने का वक्त गुजर चुका है, इसलिए वो खामोश तमाशाई बनकर फरहाद की अवामी अदालत का फैसला सुने और मुझे मेरे अंजाम को पहुँचने दें। वो अहाते की दीवार पर चलता हुआ दूसरी कोठी के अहाते की दीवार पर आया। फिर कहने लगा, दुनिया वालों, अपने मुल्क के बड़े बड़े लोगों से पूछो कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। मैं कभी हुकूमत की कुर्सी पर नहीं बैठता, लेकिन हुक्मरानों और अपोजिशन वालों की नाक में दम करता रहता हूँ। दोनों से मरात और ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात हासिल करता हूँ। मैं यहाँ का बेताज बादशाह हूँ। ये इबरत का मकाम है कि मुझ जैसा बाइख्तियार और बेपनाह ताकत रखने वाला इतना बेइख्तियार और बेबस हो गया है कि अपना कोई हरबा आजमा कर खुद को सज़ा से नहीं बचा सकता। इंसान और उसकी तमाम तर तवानाइयाँ नापायदार हैं। देखते ही देखते हमारा गुरूर खाक में मिल जाता है। वो बोलता हुआ शाहीना की कोठी के अहाते की दीवार पर आ गया। फिर बोला, इस दुनिया से जाते जाते मैं ये भी एतराफ़ कर लूँ कि मैं यहूदी तंजीम का कुत्ता हूँ। मैंने यहूदियों के मुफाद में बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। मैं दौलत यहूदियों से हासिल करता हूँ, नमक पाकिस्तान का खाता हूँ और पाकिस्तानी कौम पर भौंकता हूँ और इसे काटता रहता हूँ। ये सुनते ही लोग मुश्तइल हो गए। पत्थर उठा उठा कर राजा सफदर को मारने लगे। ये कौम बड़े से बड़ा धोखा बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन यहूदियों की साजिशों और उनके ज़रख़रीद कुत्तों को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूरा हुजूम उस पर टूट पड़ा था। यह ऐसी सिचुएशन थी जिस पर काबू पाना मुमकिन ना था। पुलिस वाले इतने बड़े हुजूम को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। हम तमाम टेलीपैथी जानने वाले भी उन्हें मजहबी जोश और जज्बे से बाज नहीं रख सकते थे। मैंने शाहीना से कहा, इस हुजूम को काबू में करना मुमकिन नहीं। मुझे अफसोस है, कातिल को तुम्हारी मर्जी के मुताबिक सजाए मौत नहीं मिलेगी। भाईजान, इससे ज़्यादा इबरतनाक सज़ा हम और आप उसे नहीं दे सकते थे। मेरे वतन के लोग हमेशा बेहिस और खाबीदा नहीं रहते। जब बेदार होते हैं तो दुश्मनों की बोटियां नोच लेते हैं। वाकई यहूदियों के दलाल की बोटियां नोची जा रही थीं। वो तड़प तड़प कर मर रहा था और मौत भी जल्दी नहीं आ रही थी। चूंकि मैं उसके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहा था, इसलिए वो भाग जाने की कोशिश में था, लेकिन हजारों लोगों के दरमियान से निकल जाने का कोई रास्ता नहीं था। लिबास की ऐसी धज्जियां उड़ी थीं कि बदन पर एक तार ना रहा। आला ओहदेदारों और पुलिस अफसरों ने समझ लिया था कि यहूदी एजेंट की सरपरस्ती की सज़ा अवाम उन्हें भी देगी। वो अपनी अपनी गाड़ियों में वहाँ से भाग रहे थे। मैंने फिर राजा सफदर के पास आकर देखा। उसका दिमाग मौत की तारीकी में गुम हो गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि वो मर चुका है, उसे छोड़ दो, लेकिन वहाँ ऐसे भी थे जो लाश को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक गधे के पीछे उसे बांध दिया था और गधे को डंडों से मारा था। वो ढींचूं ढींचूं करता हुआ भाग रहा था और उसके पीछे लाश घिसटती जा रही थी। खुदा ऐसे बुरे अंजाम से हम सबको बचाए। राजा सफदर के नज़दीक और दूर के रिश्तेदार और दोस्त अहबाब छुपकर ये मंजर देख रहे होंगे। वो मंजर आम पर आकर उसकी लाश को अपनी तहवील में लेने की जुर्रत नहीं कर रहे होंगे। शायद शैतान के रिश्तेदार की हैसियत से मार खाना और जलील होना नहीं चाहते थे। मैंने राजा अकबर के ख्यालात पढ़े। एक तो वो इस बात पर मुतमईन था कि बाप गिरफ्तार होकर अपने अंजाम को पहुंच गया, वरना फरहाद बाप की जगह बेटे को कत्ल करने वाला था। दूसरा ये कि वो बाप की लाश हासिल करने के लिए अवाम का सामना नहीं करना चाहता था।
اس کا خیال تھا فرحاد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے تو اب نظروں میں آنے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، یہ تمہاری خوش فہمی ہے، میں دشمنوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ ایک دم سے خوف زدہ ہو کر خلا میں تکنے لگا۔ میں نے کہا، تم اسٹوڈنٹ یونین کے لیڈر ہو، تمہارے باپ نے جتنے گنڈوں کو اسٹوڈنٹ بنا کر یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا تھا ان سب کی فہرست تیار کرو اور ایک عرضی کے ساتھ اس فہرست کو وزیر تعلیم اور متعلقہ عہدیداروں کے پاس پہنچاؤ۔ اس عرضی میں یہ لکھو کہ فرحاد علی تیمور نے تاکید کی ہے کہ یونیورسٹی سے اس فراڈ یونین کو ختم کیا جائے، طلباء بن کر یونین میں رہنے والے گنڈوں کو کھلی عدالت میں سزائیں دلوائی جائیں اور تمہارے باپ کی کروڑوں کی دولت اور جائیداد حکومت کی تحویل میں دی جائے۔ اگر اس عرضی پر عمل کرنے میں ایک دن کی بھی تاخیر ہوگی تو وہ متعلقہ عہدیداروں کا آخری دن ہوگا۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔